दोस्तों, जब भी कभी भारत के अरबपतियों लोगों की बात की जाए, यानी भारत के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए, तो दो नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। पहला तो है रतन टाटा और दूसरे हैं मुकेश अंबानी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल हमेशा बना रहता है कि इन दोनों लोगों में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है। वैसे कागजों पर तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ हमेशा ही रतन टाटा से ज्यादा नजर आती है, लेकिन क्या सच में मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा अमीर है? अगर आप भी इस सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा और मुकेश अंबानी के पूरे इतिहास और उनके नेटवर्थ की सटीक तुलना करके दिखाएंगे, जिससे कि बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि असल में इन दोनों में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है। दोस्तों, रतन टाटा और मुकेश अंबानी के नेटवर्थ का कंपैरिजन करते समय इन दोनों ही लोगों का इतिहास जानना बेहद जरूरी है, और इसीलिए हम रतन टाटा के इतिहास के बारे में सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों, टाटा का ये इतिहास आज से 152 साल पहले सन 1868 में शुरू हुआ था, क्योंकि उसी साल जमशेदजी टाटा जी ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। अब जमशेदजी टाटा की अगर हम बात करें तो उनका जन्म सन 1839 में गुजरात के नवसारी में हुआ था। 14 साल गुजरात में बिताने के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। इसी शहर में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने माता पिता के साथ काम करने लगे। दोस्तों, जमशेद जी खुद का एक बिजनेस खड़ा करना चाहते थे। हालांकि उस समय अंग्रेजों की राज की वजह से खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जमशेद जी के इरादे काफ़ी मजबूत थे। आखिरकार जमशेद जी ने सन 1868 में 21,000 की पूंजी से एक कॉटन कंपनी की शुरुआत की और यहीं से टाटा ग्रुप की नींव पड़ी। जमशेद जी की उम्र उस समय 29 साल थी और उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत नागपुर शहर में एक कॉटन मिल बनाकर की थी। वो शुरुआत से ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखते थे और कॉटन के बिजनेस को समझने के लिए वो कई बार इंग्लैंड भी गए थे। जमशेद जी ने अपनी कॉटन मिल को बहुत अच्छी तरह चलाया और साथ ही अपनी आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी। असल में जमशेद जी का सपना एक स्टील कंपनी खोलना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना और भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना था, क्योंकि जमशेद जी भारत को एक सशक्त देश बनाना चाहते थे और वो तभी संभव हो सकता था जब भारत में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। जमशेद जी ने इन तीनों ही लक्ष्य को हासिल करने में अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह थी कि अपने जीवन में वो इन तीनों में से एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए थे। एक बार जमशेद जी को इंडियन होने की वजह से एक 5 स्टार होटल में जाने से रोक दिया गया था और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाएंगे जिसके अंदर सभी भारतीय लोगों को जाने की आज़ादी होगी, और तभी उन्होंने मुंबई के मशहूर ताज होटल को बनवाया था। असल में जमशेद जी खुद से ज़्यादा भारत और भारत के लोगों के बारे में सोचते थे और यही सीख उन्होंने अपने बेटे दोराब जी को दी थी। साल 1904 में जमशेद जी के निधन के बाद जब कारोबार की जिम्मेदारी दोराब जी पर आई तो उन्होंने न सिर्फ अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, बल्कि उन्हें एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दोराब जी ने अपने पिता का सपना पूरा करते हुए साक्षी नाम के एक गांव में अपना स्टील प्लांट लगाया। साल 1938 में दोराब जी के बाद टाटा सन्स की भागदौड़ JRD टाटा के हाथों में आ गए। JRD टाटा एक जबरदस्त बिजनेसमैन थे और बहुत तेजी से नई कंपनियां और नई बिजनेस शुरू करते थे। जिस समय JRD टाटा कंपनी के चेयरमैन बने तो उस समय टाटा ग्रुप में टोटल 14 कंपनियां हुआ करती थी। दोस्तों, JRD टाटा ने भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जिसको आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टाटा के कुछ मशहूर कंपनियां जैसे टाटा केमिकल, टाटा टी, टाटा मोटर्स और TCS की शुरुआत भी JRD टाटा ने की थी। सन 1991 में जब JRD टाटा ने कंपनी का चेयरमैन पद छोड़ा था तो कंपनियों की संख्या 14 से 95 पहुंच गई थी। जमशेद जी और दोराब जी की तरह ही खुद से पहले भारत और भारत के नागरिकों के बारे में सोचते थे और इसलिए वो टाटा के सोशल वर्क को एक कदम और आगे ले गए थे। दोस्तों, JRD टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रतन टाटा। रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद टाटा के सभी बिजनेस और कंपनियां और भी नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अब टाटा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राज करती है। दोस्तों, ये तो हुई बात
टाटा ग्रुप की। अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी के इतिहास के बारे में। दोस्तों, मुकेश अंबानी की कहानी साल 1960 में शुरू होती है, क्योंकि उसी साल उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की थी। दरअसल धीरू भाई अंबानी का जन्म सन 1932 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। वैसे इनके पिता एक टीचर हुआ करते थे, लेकिन फिर भी धीरू भाई अंबानी को पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत सी छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिए। लेकिन उनका मन हमेशा ही खुद का व्यापार करने का हुआ करता था और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 1960 में मुंबई के अंदर अपनी पहली कंपनी रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। ये कंपनी भारतीय मसालों और पॉलिएस्टर यार्ड का व्यापार किया करती थी। इसके बाद साल 1966 में धीरू भाई अंबानी ने कपड़े का व्यापार शुरू किया और दूसरी कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की नींव डाली। दोस्तों, साल 1973 में इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रख दिया गया। धीरू भाई अंबानी भले ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बिजनेस करने की जबरदस्त काबिलियत थी। वह लोगों का भरोसा जीतने और उनसे अपनी बात मनवाने में माहिर थे। यही वजह थी कि उस जमाने में भी रिलायंस के पास जरूरत से ज़्यादा इन्वेस्टर मौजूद थे, जबकि दूसरी कंपनियां दिन रात मेहनत करके भी इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं जीत पाती थी। इसके बाद दोस्तों, धीरू भाई अंबानी ने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए और जिस भी बिजनेस में उन्होंने हाथ डाला उसमें वो टॉप बिजनेसमैन बन गए। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी के देहांत होने के बाद उनका पूरा बिजनेस उनके दोनों बेटों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच बांट दिया गया। लेकिन बाद में अनिल अंबानी को बिजनेस में लॉस होने लगा, जिसकी वजह से उनकी कई कंपनियां बैंकक्रप्ट हो गई। अभी कुछ समय पहले उनका यह बयान भी आया था कि कारोबार में घाटा होने की वजह से इस समय उनकी नेटवर्थ 0 हो गई है। इसके विपरीत मुकेश अंबानी ने अपने पिता से विरासत में मिले बिजनेस को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया और वो अपने हिस्से में आई सभी कंपनियों को इतनी ऊंचाइयों पर ले गए कि आज उनकी गिनती सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अमीर लोगों में की जाती है। दोस्तों, ये तो हुआ दोनों कंपनियों का इतिहास। अब हम रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों की तुलना करके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि दोनों में ज़्यादा अमीर कौन है। मुकेश अंबानी की अगर बात की जाए तो उनकी प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, जबकि रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो ये सभी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की ही सब्सिडरी है। अब अगर बात करें टाटा ग्रुप की तो रिलायंस कंपनी की तुलना में इनकी सहायक कंपनियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाटा ने लगभग हर एक इंडस्ट्री में ही अपनी दस्तक दी हुई है। ऐसे में अगर हम दोनों कंपनियों के मार्केट कैप यानी कि मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो मैक्सिमम टाइम टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज़्यादा रहता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज़्यादा है तो फिर रतन टाटा का नेटवर्थ मुकेश अंबानी से इतना कम क्यों है। असल में इसका कारण यह है कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के लगभग 48% शेयर के मालिक हैं, इसलिए सितंबर में उनका नेटवर्थ $88 बिलियन तक पहुंच गई थी। और अगर बात की जाए रतन टाटा की तो टाटा कंपनी में उनके शेयर 1% से भी कम है, जिस कारण उनकी नेटवर्थ मुकेश अंबानी के सामने काफ़ी कम नजर आती है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर रतन टाटा सिर्फ 1% शेयर के मालिक हैं तो फिर टाटा के बाकी शेयर होल्डिंग किसके पास है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि टाटा के लगभग 66% शेयर होल्डिंग उनके द्वारा बनाए गए चैरिटेबल संस्थाओं के पास है, जिसमें सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशनल ट्रस्ट जैसी बहुत सी संस्थाओं के नाम शामिल हैं। दोस्तों, ये सभी संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय लोगों की मदद करने का काम करती हैं। अब अगर इन 66% शेयर इन संस्थाओं की जगह रतन टाटा के नाम होती तो यकीनन आज वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि मुकेश अंबानी भले ही पेपर पर अमीर हैं, लेकिन असली अमीर तो रतन टाटा ही है।